जय हिंद, नमस्ते। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। सो जय हिंद। एंड जय हिंद के साथ आज पहली तारीख है अपनी नए साल की, तो हैप्पी न्यू ईयर भी। ठीक है, नया साल आ गया है, पुरानी चीज़ें हम भुलाकर, ठीक है, किसी से द्वेष वेष हो तो सब खत्म करके नई ज़िंदगी शुरू करके अपना स्टार्टअप करिए। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी को, जितने भाई और बहन हैं सभी को। ठीक, तो आज हम लोग अपना इस सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर को बहुत आसानी से हमने एनसीईआरटी का वो लिया है, पूरा मैंने एनसीईआरटी का जो बुक का पीडीएफ है मैंने वही ले लिया है, पीपीटी बनाने का नहीं टाइम मिल पाया। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान बना के रखिएगा। हम्म, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कहाँ से? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। पेन का जो साइज है थोड़ा और पतला करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। ठीक, सबसे पहले जो इंट्रो दिया जाता है कि जो आप ये समझो कि मिनरल्स इन डेली लाइफ के बारे में बताया गया है कि जो हमारे डेली लाइफ में लगभग हर एक चीज़ जो मिनरल से बनी है। सिंपल सी बात, सुई से लेके घड़ी और ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, लैपटॉप, ये बॉटल, ये हीटर, ठीक है, ये केबल हो गई, सब जो भी कुछ है सुई से लेके सब चीज़। हेलीकॉप्टर भी बना है अगर, तो वो भी मिनरल से बना हुआ है। ठीक, बड़ी बिल्डिंग भी बनी है वो भी मिनरल से बनी हुई है। सब कुछ समझेंगे। आप रोड देखोगे, रोड है, रेलवेज हैं, व्हीकल्स, मशीन, एवरीथिंग अबाउट नियर अस, ठीक, किससे बना है? मिनरल से। हम्म, खाना भी हमें मिनरल्स देता है। ये भी देखो, ये भी बताया गया है। ये तो एक हार्बर नाम के एक जो वो बताई गई है, स्टोरी बताई गई है, ये आप पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक, तो बताया गया है मेटल्स के बारे में। अच्छा, मेटल्स से पहले ये देखो, ये सब बताया गया है कि कार, बस, एरोप्लेन, ये सब किससे बने हुए हैं? कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब किससे बने हुए हैं? मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज से चलते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। सिंपल सी बात। रेलवे हो गई, मशीनरी, सारी टूल्स हो गए, सब किससे बने हुए हैं? सब के सब बने हुए हैं मिनरल से। खाना भी हम लोग को मिनरल्स देता है। खाने में होता है ना, कहते हो कि भैया हमारे फूड में आयरन नहीं है ना, आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है ना, पोटेशियम नहीं है, तो इन सब के लिए समझे। और क्या बताया गया है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से शुरुआत है, ये है व्हाट इज अ मिनरल। कि सिंपल सी भाषा, तो ये जो स्टोरी बताई गई है जिसमें ये डिफरेंशिएट किया गया है कि जैसे कि गांव के जो बच्चे हैं, जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, बच्चों को शहर में बसेस और ट्रेन दिखती हैं तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और फिर अपने फादर से पूछते हैं, जो भी उनके कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में। ये एक स्टोरी है एनसीईआरटी का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज मिनरल से शुरू होता है। ठीक, अच्छा, ये भी एक जो बताया गया है कि ये जो टूथपेस्ट, पहला पेज है तो थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा। टूथपेस्ट के बारे में बताया गया है एग्जाम्पल कि टूथपेस्ट में जो सिलिका और लाइम स्टोन है, इसका काम क्या होता है कि दांत को सफाई करने का, क्लीनिंग, है ना, मिनरल्स, फॉस्फेट। ठीक, और क्या बताया गया है? फ्लोराइड्स क्या है? वो कैविटीज को रोकता है। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटी, है ना। और टाइटेनियम ऑक्साइड का काम क्या है? टूथपेस्ट को सफेद बनाता है। हम्म, टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला पेज है तो थोड़ा इसको सराहनीय मानते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, माइका क्या है? स्पार्कल देता है। ये जो था पहला पेज हमने पढ़ लिया। जहाँ पे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्किप करना पसंद करूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, फिर मिनरल्स की बात। व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरली एक जो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जिसका कोई फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। सिंपल सी बात। ठीक, फिक्स्ड कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि ये देखो बताया गया है, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल, जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स को डिफाइन किया है कैसे कि होमोजीनियस नेचुरली, जो नेचुरली हमें मिलते हैं सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक,
सिंपल सी बात, जिनका फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे कि आप देख लो रॉक्स हैं, तो रॉक्स में मिनरल्स का मिक्सचर है ना। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर, मिनरल्स बहुत बहुत अलग अलग फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड एंड टू द सॉफ्ट टैल्क। वाई आर दे सो वेरिड, मतलब कि जैसे कि आप सबसे कठोर देखोगे तो सबसे कठोर क्या है, डायमंड। और सबसे सॉफ्ट में टेल्कम पाउडर होता है ना, ऐड देखे होंगे आपने टेल्कम पाउडर के। ठीक, ये सब मिनरल्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। ठीक, तो मोस्टली कितने हो, देखो रॉक्स एंड मिनरल्स के एग्जाम अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इग्नीनियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। इसमें केवल आपके में शायद सेडिमेंट्री के बारे में बताया गया है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, तो रॉक्स का बता दिया गया है। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन मीन्स होता है चूना पत्थर। जैसे कि आप आगे बताया गया, अभी आगे देखो उसका एक जो टॉपिक होगा उसमें बताएंगे। तो ये समझो कि जितनी मोस्टली रॉक्स हैं, जितनी भी मोस्टली रॉक्स हैं, जितनी भी मोस्टली रॉक्स हैं, वो किससे बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं मिनरल से। मोस्टली रॉक्स मेड बाय मिनरल्स, मिनरल्स, सिंपल सी बात। ठीक, मोस्टली रॉक्स मेड अप बाय मिनरल्स। अच्छा, क्यों अलग अलग हैं, वाई मिनरल्स आर डिफरेंट, कि क्योंकि उनका फॉर्मेशन कंडीशन अलग अलग होता है। ये हार्डेस्ट है तो इसका फॉर्मेशन कंडीशन अलग है, सॉफ्ट टैल्क है तो इसका अलग है ना। तो सबने अलग अलग बताई हैं अपनी बातें। ठीक है, उसके बाद जो मिनरल्स का आपको बहुत अच्छी तरीके से एक यहाँ पे देखो बताया गया है कि आपने पहले भी पढ़ा है कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। अलग अलग देखो बोला गया है, सम रॉक्स मतलब कुछ चट्टाने, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली, बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल। अलग अलग है, अलग अलग रॉक्स के बेसिस पे अलग अलग मिनरल्स, ये बताया गया है। ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद हार्डनेस है, क्रिस्टल फॉर्म में होगा कि लस्टर होगा, लस्टर मतलब चमकीला होता है। हम्म ये बताया गया है। तो ये बताया गया है, मोड ऑफ ऑकरेंस बताया जाएगा अभी, मोड ऑफ ऑकरेंस। अच्छा, ये यहाँ पे है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में ये बताया गया है कि वीन्स और लोड्स के बारे में बताया गया कि इग्नीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू कैसे ग्रैक्स और जो सॉरी ग्रैक्स कह रहे हैं, क्रैक्स और गैप्स मिनरल्स में भर जाते हैं। सिंपल सी बात इतना। ठीक, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स में बताया गया है, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स क्या होता है, ओर्स मतलब होता है बेटा रॉ फॉर्म, ओर होती है रॉ फॉर्म। फिर रॉ फॉर्म से जब हम उसको प्योरीफाइड करते हैं, ठीक है, ये रॉ होती है, ओर होती है रॉ फॉर्म। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation of mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make it extraction commercially viable. It means जैसे कि आप इतना मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ में बस दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक वीन एंड लोड्स के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे शायद बताया गया है, कहाँ पे वीन एंड लोड्स के बारे में कहाँ बताया गया है, ये देखो एक यहाँ पे देखो, इग्नीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया गया है। मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स एंड सर्विसेज फॉल्ट्स और जॉइंट, द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड विंस एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। मतलब जो बड़े, जो स्मॉलर होंगे उनको क्या कहेंगे, वीन्स, और जो बड़े होंगे उनको लोड्स कहेंगे। इग्नीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक, समझ रहे हैं ना, इग्नीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू कि जो दरार हैं, सिंपल सी बात, वो भरे जाएंगे। ठीक, ये बताया गया है। ठीक, क्रैक्स और गैप्स जो मिनरल्स में भर जाते हैं, ये बताया गया है। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दे कूल एंड सॉलिडिफाई। अच्छा, ये बताया गया है कि आपने कभी ये देखा है वोल्केनो टाइप का, वोल्केनो से कैसे लावा बाहर आता है पिघल के, है ना, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे
कैसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। दे कूल एंड सॉलिडिफाई राइज मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीन एंड लोड्स। वीन एंड लोड से हमें मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, एवापोरेशन आप लोग जानते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल में बताया गया है, देखो रेजिडुअल डिपॉजिट्स और प्लेजर डिपॉजिट ये भी बताया गया है, शायद इस पे होगा कहीं। हाँ, ये रेजिडुअल मुझे दिख गया तो मैंने बता दिया। रेजिडुअल डिपॉजिट क्या होता है, जो वेदरिंग में सोल्यूबल पार्ट्स होते हैं, है ना, जो सोल्यूबल पार्ट्स हट जाते हैं वेदरिंग में, सॉरी हाँ, वेदरिंग से जो सोल्यूबल वो होते हैं वो हट जाते हैं। रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे, बॉक्साइट भी ऐसे ही बनता है। ठीक, सिंपल सी बात, वेदरिंग से जो सोल्यूबल पार्ट्स होते हैं वो हट जाते हैं, इसी का एक एग्जांपल है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम तो आप जानते ही होंगे। सिंपल सी बात। फिर इसका प्लेसर डिपॉजिट के बारे में बताया गया है। अच्छा, प्लेसर डिपॉजिट के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो मिनरल्स हैं कितने टाइप के, एक है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटेलिक, तीसरा है एनर्जी मिनरल्स। वैसे बेसिकली आपको दो याद रखने हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में कौन कौन आएंगे, फेरस और नॉन फेरस और प्रीसियस। जो एनसीईआरटी बता रही मैं वो बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनमें आयरन का कंटेन होता है, मतलब आयरन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट अपना शुरू हो गया है, यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, इंपॉर्टेंट पहले भी था। ठीक, नॉन मेटेलिक, अच्छा मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से होंगे, एक फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट होगा, और नॉन फेरस में क्या होगा, जिसमें आयरन नहीं होगा। सिंपल सी बात। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, प्रीसियस जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सब लोग अमीर अमीर लोग पहनते हैं ना पपीलरी, ये सब लोग। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एटसेट्रा, जिसमें आयरन की प्रेजेंस नहीं है। आयरन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला Fe, है ना, तो इसीलिए हमने इनको फेरस बोल दिया है, और इसमें नहीं है तो इसको नॉन फेरस बोल दिया है। ठीक, प्रेसियस तो आप समझ ही गए, प्रेसियस का मतलब होता है कीमती। नॉन मेटेलिक की बात कर लेते हैं। नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल का ही कोई वो नहीं है, रोल, है ना, तो इस पे क्या है, माइका है, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, कोल है, सैंडस्टोन है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, सिंपल सी बात। ठीक, अभी हम लोग आगे माइंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात, आगे सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, तो सबसे पहले ये जो फेरस और नॉन फेरस में आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। फेरस क्या है, फेरस मीन्स जिसमें आयरन की प्रेजेंस होगी, स्टील इंडस्ट्री में बेस होता है। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री की बेस होती है आयरन, अगर आयरन नहीं होगा तो स्टील कैसे बन पाएगी, है ना। रेशियो आपके में बताया गया है कितने 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 में बनता है। एग्जाम्पल ले लो आप, मैग्नीज भी है, मैग्नीज। ठीक, ये तो मैग्नीशियम का लिख दिया, मैग्नीज का Mn होता है, ये नहीं होगा Mn, है ना। और नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, और आयरन ओर में आयरन के जो टाइप हैं इसका पता होना चाहिए। आयरन के दो टाइप, आयरन के दो टाइप हैं, एक है हेमाटाइट और एक है, एक क्या होता है, एक होता है मैग्नेटाइट। हाँ, तो एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट। ठीक, तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि जो मैग्नेटाइट होता है वो अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है, उसमें लगभग 70% बेस्ट क्वालिटी होती है, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन है ना, 70% आयरन होता है। और जो हेमाटाइट है वो थोड़ा मतलब कि ओके ओके है। ठीक है, ये 50 से 60% इसमें आयरन की प्रेजेंस पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा यही यूज होता है हेमाटाइट, है ना। तो मोस्टली कौन सा यूज होता है, ये आगे अभी जो बताया गया है सब चीज़ें यही बता देंगे, तो फिर आगे इन सब की जो इंडिविजुअल चर्चा करी गई है तो फिर वो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं
अच्छा, एलुवियल डिपॉजिट के बारे में क्या है? एलुवियल डिपॉजिट, certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills. बेस ऑफ हिल्स जानते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ों का वो है बेस, जैसे कि बेस ऑफ हिल्स, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। अच्छा, प्लेसर डिपॉजिट है तो प्लेसर डिपॉजिट क्या है? प्लेसर डिपॉजिट जो रिवर और वैलीज की जो फुट हिल्स में पाए जाएंगे, जिसमें हैवी मिनरल्स, जो हैवी मिनरल सेटल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख लो गोल्ड है, बस आपको प्लेसर डिपॉजिट जैसे ही आ जाए तो आपको ये कुछ याद रखने हैं, जो फुट ऑफ हिल्स याद रखना है, रिवर वैलीज को याद रखना है, और एग्जाम्पल याद रखने हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द सच मिनरल्स। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है प्लेसर डिपॉजिट के एग्जाम्पल। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया है अलग अलग। अच्छा, ये रैट होल माइनिंग एक थोड़ा सा डर बना के रखे हुए है अपना, कि रैट होल माइनिंग क्या होता है। रैट होल माइनिंग कुछ नहीं होता। रैट होल माइनिंग की हिली एरियाज पे, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज पे जो करी जाती है, किसी इंडिविजुअल, जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है और आपको पता है कि इसके नीचे से हमें मिनरल्स मिलने हैं, तो आप खुद ही वहाँ पर, या आप इंडिविजुअली, ठीक है, आपने लेबर को हायर करके उसके नीचे ऐसे ज़मीन के जैसे चूहे नहीं खोदते हैं, नीचे खोदेंगे एंड फिर यहाँ पे ही जाके माइनिंग करके यहाँ से अपने मिनरल्स को ऊपर लेके आएंगे। सिंपल सी बात, इससे सिंपल यही लिखा हुआ है। देखो, इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। मिनरल्स मतलब जो खनिज हैं वो मोस्टली क्या है, वो इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड करते हैं। ओन्ड मतलब कि उन्हीं के हैं, सरकार के नहीं है। बट जैसे कि क्या कहाँ बताया गया है, मेघालय, देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में, सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र। इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल। बहुत बढ़िया सी टनल बनाएंगे और उसी के अंदर जाएंगे और वहां से ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। इसी को कहते हैं रैट होल माइनिंग। सिंपल सी बात, इससे सिंपल कुछ नहीं। इससे सिंपल कुछ नहीं समझे बालक, इससे सिंपल कुछ नहीं। फिर आपको अलग अलग रेंज पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इस पे बताया गया है कि इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोगों के भारत देश में कितने ज़्यादा मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप देखोगे पेनिनसुलर रॉक्स में कहाँ पे, रिजर्व ऑफ कोल, पेनिनसुलर रीजन आप जानते हो ना, 3 साइडेड कवर्ड बाई वाटर, ये है पेनिनसुलर रीजन, है ना। तो इस पे आप देखोगे पेनिनसुलर रीजन पे आपको क्या मिलेगा, कोल, मेटेलिक मिनरल्स सारे, माइका एंड एनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, क्या लिखा है, फ्लैंक्स ऑन द पेनिनसुला। गुजरात, आसाम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। गुजरात में और आसाम में ही पहली पेट्रोल की रिफाइनरी खुली थी, जिसका नाम है डिगबोई, डिगबोई प्लेस पे। ठीक, राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मैनी, हैज रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल। मतलब राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स का जो अवसाद हैं वो पाए जाते हैं। सिंपल सी बात। अब हमें पढ़ना है, इतना पढ़ लिया है थोड़ा सा आप लोग। अच्छा, माइन क्या होता है? माइन बेटा, वो माइन हम लोग कहते हैं खदान, जहां से हम लोग कहते हैं ना कि कोयले की खान है ना, हीरे की खान है, लोहे की खान है, तो वही खान को ही हम लोग कहते हैं माइन। ठीक, और माइनिंग क्या है? जब इसी से हम लोग किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइनिंग। बहुत सिंपल। फेरस मिनरल के बारे में पढ़ना है। फेरस मिनरल क्या होता है? जिसमें आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं, अभी बताया ना। और दे प्रोवाइड, और ये क्या करते हैं कि प्रोवाइड है स्ट्रॉन्ग बेस। आयरन के मिनरल्स, आयरन के कंटेंट है तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वालिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। जब भारत देश में इतना ज़्यादा लोहे की वो पाई जाती है, लोहे का मतलब कि मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो जब अपने भारत देश की डिमांड पूरी हो जाती है तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं लोहे को। ठीक, आयरन ओर के बारे में पढ़ना है कि 70, देखो ये बताया था ना कि आयरन ओर मतलब लॉ अयस्क। ठीक, कहाँ कहाँ, इंडिया इज इंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, रिच इन गुड्स क्वांटिटी आयरन ओर्स। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर।
बताया था ना मैग्नेटाइट ज्यादा अच्छा होता है, इसमें कितना लगभग 70% आयरन और होता है। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, इसमें मैग्नेट से अच्छा कैच करने की वो है क्वालिटी, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। और आयरन अच्छा है तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी, सिंपल सी बात। और हेमाटाइट जो है वो थोड़ा सा ओके ओके है, लोअर आयरन कंटेंट है इसमें, कितने 50 से 60%। ठीक है। आयरन ओर की जो आपको बेल्ट बताई गई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात। आयरन ओर की जो बेल्ट बताई गई हैं, जो मेजर बेल्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट है, और बेल्लारी और चित्रदुर्ग, जो चित्रदुर्ग है वो कर्नाटक में है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़। कुछ नहीं याद रखना है हमेशा, तो आप हमेशा याद रखो उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़, इनको पकड़ के चलिए। ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल नाम याद है, जैसे चित्रदुर्ग कर्नाटक में, कहाँ? चित्रदुर्ग, तो और भी अच्छी बात है, प्रभाव आपका बढ़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक। आगे क्या बताया गया है? अच्छा, कुदरे कुदरे मुख कुदरे इन द कन्नड़ मीन्स हॉर्स। कुदरे का क्या है? कन्नड़ में मीन्स होता है हॉर्स। द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक रिजेंबल द फेस ऑफ हॉर्स। द बेलाडिला हिल्स ऑक्स लाइक द hump ऑफ एन ऑक्स एंड हैज इट नेम्स। अच्छा, ये बताया गया है जो बेलाडिला की जो हिल्स हैं, बेलाडिला की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक, कि जो वहाँ की जो हिल्स हैं वो कैसी लगती हैं कि जो बैल के जो कुबड़ नहीं होता है, हम्प, उसकी तरीके पाई जाती हैं, उसी तरीके लगती हैं थोड़ा थोड़ा देखने में, इसीलिए उसका नाम ये पड़ा है हैंसेट्स नेम, सिंपल सी बात। ठीक। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है मैग्नीज के बारे में। ठीक, मैग्नीज के बारे में बताया गया है भैया। मैग्नीज के बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर का। ठीक, तो स्टील मेकिंग में यूज होता है मैग्नीज का, सिंपल सी बात। मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज और एलॉय। लगभग कितना? 1 टन स्टील में 10 किलो मैग्नीज। 10 किलो मैग्नीज से, सिंपल सी बात, आप 10 किलो मैग्नीज से 1 टन स्टील बना लोगे। ठीक है, ये बताई गई है बात, ये याद रखना। तो मैग्नीज का काम क्या है? मेनली स्टील बनाने का। ठीक, और क्या काम है? इट ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। पेंट्स बनाने में भी काम आता है। आयरन ओर की जो बेल्ट हमने बताई थी ना अभी, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, देख लो भैया। उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ पे? उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट और कहाँ पे पाया जाएगा? बस ये याद रखना है, उड़ीसा में कहाँ पे? मयूरभंज। और सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जहां पर हेमाटाइट आयरन की सबसे ज्यादा पाई जाती है प्रेजेंस। दुर्ग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। बस्तर कहाँ पे? छत्तीसगढ़। चंद्रपुर कहाँ पे? चंद्रपुर शायद महाराष्ट्र में। बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स। बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर, बस्तर, अच्छा हाँ, ये याद रखना, जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ में, और जो बक्सर है, मैं थोड़ा भूल रहा था, जो बक्सर है वो आपका है बिहार में। बैटल ऑफ बक्सर, डेट कितनी है? 23 अक्टूबर 1764, फॉर्ट बिटवीन, आपको बताना है अगर याद है क्या? 23 अक्टूबर 1764। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो वर्सेस सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। ठीक है, सबको मारा था उसने। तो ये है किसका? मैग्नीज की बात बताई गई है। स्टेट वाइज की कितना परसेंट है, कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, और अच्छा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, तो इतना याद रखना है। मैग्नीज का जब भी नाम लेंगे तो महाराष्ट्र और एमपी का आपको नाम लेना है। ठीक, उसके बाद आप किसी के नाम ले सकते हैं। और जो मैंने आयरन ओर की बेल्ट बताई हैं, बेल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया है? नॉन फेरस मिनरल के बारे में बताया गया है। नॉन फेरस मिनरल जैसे कि जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं, सिंपल सी बात। ठीक, जैसे कि कॉपर है, बॉक्साइट है। तो कॉपर क्या है? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर जानते हैं ना, कंडक्टर और इंसुलेटर जानते हैं। इंडियाज रिजर्व production of non-ferrous mineral is not very satisfactory. However, these minerals which include copper, बस यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन है? कॉपर, बॉक्साइट, लेड,
Zinc and gold play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर का कितना बड़ा रोल है ना। कॉपर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फ्लो कर पाएगी। कॉपर से ही हम लोग वायरिंग करते हैं। और फोन ऑन में हम लोग गोल्ड की करते हैं। समझ रहे हैं ना बालक। जिंक का काम क्या होता है? जिंक हम लोग उससे रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। जब हम लोग जिंक गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन वी प्रिवेंट आयरन टू गेट फ्रॉम रस्ट। सिंपल सी बात। तो जिंक की कोटिंग करते हैं जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे क्या बताया गया है? कॉपर आपको पता है, कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, ओर मीन्स रॉ फॉर्म। ठीक, लाइट होता है बट स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। एल्युमिनियम की बात करी गई है। फिर अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट मैप भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लो आयरन ओर की फील्ड। बेटा पूछी, आयरन ओर की फील्ड्स पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए, लेकिन माइंस बहुत पूछी जाती हैं। आयरन ओर की माइंस ये जो बस इतनी है ना, एक इधर ये बेल्लारी पूछा जाएगा कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक। चित्रदुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये तीन याद कर लो बस, कर्नाटक की ये जो तीन है कर्नाटक की। ठीक, और ये बेलाडीला छत्तीसगढ़। हम्म फिर उसके बाद ये चंद्रपुर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज जिले से ही अपनी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान की, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, बिलोंग करती हैं संथाल जनजाति से। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था तो कोई बात नहीं। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? अच्छा, एक्सपोर्ट तो हमेशा पोर्ट से करेंगे ना। तो पोर्ट कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम, उड़ीसा का है पारादीप, और ये गोवा का है मारमागांव, और ये कर्नाटक का है बेंगलुरु। है ना, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली। ठीक, बॉक्साइट का पूछ लो, बॉक्साइट का देख लो। ऐसे ही आप एक बार ये प्रॉमिस करिए कि ये जो मैप है इसको आप लोग एनसीईआरटी से या आपकी जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसको, बॉक्साइट का देखो, वो आपको निकाल के एक बार इस मैप को आप लोग अपनी कॉपी पे रखिए, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? तो ये किसके अलग अलग आयरन और मैग्नीज और बॉक्साइट और माइका का जो मैप ये बताता है, इसके बारे में बेटा पढ़ना है आपको। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट बता दिया है। फिर क्या बताया गया है कॉपर के बारे में? कॉपर क्या होता है? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कॉपर इज मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स। वही बेसिक सी चीजें सब आपको पता है। आंसर आप लिख सकते हो। बीइंग डक्टाइल and a good conductor, copper is mainly used for electrical cable, electronics and chemical industries. The Balaghat mines बहुत है इंपॉर्टेंट। बालाघाट माइंस इन एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और खेतड़ी माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो ये तांबे की खान जो है, कॉपर तांबे की, कहाँ पे है? राजस्थान में। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यही याद कर लो, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? झारखंड। वहां पे क्या है? कॉपर की। ठीक, बॉक्साइट की बात करनी है अब। बॉक्साइट की बात करनी है भैया। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का ओर होता है, बहुत हल्का, मतलब हल्का होता है, बहुत हल्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग होता है। सिंपल सी बात। ठीक, देखो सेवरल ओर्स कंटेन एल्युमिनियम इट्स फ्रॉम बॉक्साइट clay like substance that alumina and later alumina obtained bauxite deposits are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminum siliciates. And aluminium is an important metal because it combines the strength of metal such as iron with extreme lightness. aluminium एक ऐसा सोर्स है जो हल्का भी होता है और रिजिड भी होता है ना। तो ये क्या करता है? गुड कंडक्टिविटी और मेलेबिलिटी को प्रमोट करता है। इंडिया में बॉक्साइट की कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे अवसाद हैं, ये हमें पता होने चाहिए। अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, और मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कप।
अमरकंटक हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको। ये पता रखोगे भैया कि नहीं रखोगे? ये बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट में कभी भी अगर आपका नाम आ जाए 2018-19 के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा था, ठीक। बॉक्साइट की बात है ये, जो एल्युमिनियम का ओर है। और कॉपर में आपको नाम याद रखने हैं, बालाघाट जो कि एमपी में है, खेतड़ी जो है राजस्थान में। सिंपल सी बात, बस बस इतनी सी बात। ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द, देखो दिखा भी है, ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अकॉर्डिंग टू 2018 टू 19। समझ रहे हो? इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताया गया है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होंगे? जिनमें मेटल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। जो मेटल्स नहीं होंगे इनमें इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले बताया गया है माइका के बारे में। माइका क्या होता है? माइका एक ऐसा वो है नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जरूरी होता है, नीडफुल है। So thin that 1,000 can layered into a mica sheet 5 centimeter high. Mica can be clear, black, green, red, yellow or brown due to its excellent dielectric strength, low power, low loss factor, insulating। अच्छा, ये माइका को इतना आपको नहीं याद रखना है, माइका के डिपॉजिट आप याद कर लो। कहाँ कहाँ पे रीजन है, कहाँ कहाँ पे है? नदन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेटू से एक बात याद कर लेना बेटा कि छोटा नागपुर जो प्लेटू है ना, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जब आपको कुछ नहीं समझ आए एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछ लिया, कि सपोज आयरन के बारे में पूछ लिया और आयरन कॉपर के बारे में पूछ लिया, कॉपर की आपको एक भी नहीं याद आ रही है कि कहाँ पे हम इसको, हमें इसका स्टेट बताना है या रीजन बताना, तो आप छोटा नागपुर प्लेटू हर किसी में लिख दीजिए, ठीक। वहां पे मोस्टली सारे पाए जाते हैं, भले ही थोड़े पाए जाते हो तो गलत नहीं होगा आपका। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक। तो इनके एरियाज आपको याद रखने हैं। कोडरमा जो है वो कहाँ का है? झारखंड का, ठीक। कोडरमा झारखंड का है। और अजमेर है, नेल्लोर है। देखो इस पे देखो राजस्थान का बताया गया, राजस्थान में कहाँ? अजमेर में, ठीक। उसके बाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये सब बताए गए हैं, ठीक है भैया। Nellore mica belt of आंध्र प्रदेश is also an important producer in the country। तो नेल्लोर तो आपको याद ही रखनी है। इन राजस्थान, राजस्थान में जो अजमेर है वो माइका प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेल्लोर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो याद रखनी है आपको माइका के नाम से, एक राजस्थान की अजमेर, एक नेल्लोर, ठीक। सिंपल सी बात। अरे भाई सिंपल सी बात की नहीं। फिर लाइमस्टोन के बारे में बताया गया है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जैसे कि आयरन स्मेल्टिंग में यूज होता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल, ये इतना याद कर लोगे बहुत हो जाएगा। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक। इतना याद रखना। और लाइमस्टोन को ही हम लोग हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वो कैल्शियम कार्बोनेट से पाया जाता है, मतलब इसके प्रेजेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग की क्या क्या नुकसान है? क्योंकि कहीं पे भी आप माइनिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि धुआं निकलेगा, कार्बन का एमिशन होगा, तो वहाँ का जो पॉल्यूटेड एरिया है, एयर पोल्यूशन होगा। इसी के चलते जो हम लोगों के भारत के महान एक साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने अपने लद्दाख रीजन पे कहा था कि डीप सी जो माइनिंग है वहाँ पे लद्दाख वाले रीजन पे मत करिए, है ना। लेकिन जो भारत सरकार है उन्होंने तो कहा कि, उन्होंने क्लाइमेट से रिलेटेड बेसिकली बोला था कि कहीं पे भी आप, जैसे कि सपोज ये लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, अगर ये लद्दाख वाले रीजन पे अगर ये कर रहे हैं तो उन्होंने बस इतना कहा था कि यहाँ पे मत करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये जो धुआं है, और आप ऐसा तो है नहीं कि आप फड़वा लेके चले आए, खुरपी लेके और आप खोद रहे हैं, बाकायदा आप मशीन्स लेके आएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे, तो जो कार्बन का एमिशन है, और वो फिर जो कार्बन का एमिशन है, आप जब भारत देश की स्थिति देखते हो तो जो लद्दाख है जो वो सबसे ऊपरी है यहाँ पे, है ना। लद्दाख कहाँ पे है? ये वाले पे है ना। तो यहाँ पे जब भी कुछ करोगे तो ये जो हिमालयन रेंज है जो यहाँ पे
बर्फ है, यहाँ पे जाके जब वो कार्बन का सूट जाएगा, गर्माहट जाएगी, तो जो ग्लेशियर्स हैं, वो जो पर्वत हैं, वो जो हिमालय रीजन है, सब क्या है, वो पिघल जाएगा। अगर वो पिघल गया तो पूरा भारत देश की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि लंग की डिसीज हो सकती है ना, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स जाते रहेंगे तो खांसी आने लगी। माइंस कभी कभी कोलैप्स हो जाते हैं तो किसी की डेथ हो गई। वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी उड़ रही कहाँ बैठेगी जाके भैया, ऐसा तो है नहीं कि वो मिट्टी समझदार है यहीं पे उठी है यहीं पे बैठ जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन मैंने बताया है, लैंड डिग्रेडेशन होता है कि जब जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी में कमी आ जाती है, उसको सिंपल सी बात हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, उसकी क्वालिटी में जब कमी आ जाती है। ठीक, रिवर पोल्यूशन होगा, ये सब चीजें हैं। ठीक, पानी भी शुद्ध नहीं पी पाएंगे। हाँ भाई, फिर इसके बाद क्या बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो, अच्छा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपके बारे में पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव, क्योंकि मिनरल्स का अगर हम लोग बचाव नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना। समझ रहे हो बालक, कुछ नहीं बचेगा ना। तो मिनरल्स क्योंकि बहुत लाखों साल में बनते हैं, है ना, दब जाते हैं जब जीवाश्म फॉसिल्स जब दब जाते हैं जमीन के नीचे, लैंड स्लाइड हुई और दब गए, बहुत लाखों साल बाद बनते हैं मिनरल्स, ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमें फ्यूचर में कैसे, फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखने हैं मिनरल्स को। ठीक है, तो इसी के लिए कंजर्वेशन वाला एक टॉपिक बताया गया है कि बहुत सालों में बनते हैं, वो इवनली बहुत लाख साल भी हो जाते हैं। हम्म, तो इस पे बताया गया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इन insignificant fraction 1% of the earth's crust, we are rapidly consuming minerals resources that required million of 10 year created, मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है और हम लोग यूज बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि दो टाइप के होते हैं नॉन मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फोर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। रिच मिनरल डिपॉजिट आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस, मतलब ये बताया गया जो मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के बताया गया है। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल होते हैं ताकि, अच्छा वो जो हम बताने वाले थे वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होता है, वो आगे बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मिनरल्स क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, सिंपल सी बात आप सब लोग जानते हो, रिन्यूएबल मतलब क्या, जिसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकें, है ना। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, संधि विच्छेद करके समझ लिया करो अर्थ। ये अंग्रेजी माध्यम वालों का थोड़ा अलग वो होता है ना तो आप लोग समझ लिया करो, हिंदी माध्यम वाले छात्रों से मेरा अनुरोध है। तो क्या बताया गया है एनर्जी रिसोर्स के बारे में, ये लगभग ये कोल माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रेड होल माइनिंग भी होती है लेकिन वहां पे ये मशीन नहीं जाती है। हम्म, फिर क्या बताया गया है, एनर्जी रिसोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक, एनर्जी रिसोर्स के बारे में बताया गया है। हाँ, अच्छा, कैसे हम बचा सकते हैं मिनरल्स को, ये भी इसके बारे में बताया गया है कि हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और थोड़ा हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी ना। अवेयरनेस, सस्टेनेबल मैनर में हमें रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, ये बताया गया है। सस्टेनेबल, टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, improved technologies need to be constantly involved, allow us to low grade ores at low cost, recycling of metals, using scrap metals and other substitute are steps in conserving minerals resources for the future। जैसे कि अगर हम लोग कभी पहले के टाइम पे आयरन से ही सारे बर्तन होते होंगे, सब कुछ है ना, लेकिन अब हम एल्युमिनियम पे आ गए हैं, घर पे एल्युमिनियम की बर्तन वर्तन ये सब होती है ना। तो आयरन कितना, अगर हर चीज आयरन की ही बनाओगे तो आयरन डिप्लीट हो जाएगा ना। तो अब हमने एल्युमिनियम का यूज कर लिया। तो ऐसे क्या है, रिसोर्सेज को हमें थोड़ा सही तरीके से समझदारी में यूज करना है, ये बताया गया है। ठीक, एनर्जी रिसोर्स मतलब ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आपको पता ही है
कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, कोई भी काम हो रहा है उसको एनर्जी की एक्टिविटी होती है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, तब हमने भैया थोड़ा खाना खाया होगा तभी पढ़ा पा रहे हैं, दम होगी, है ना। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड, खाना बनाने में, लाइट हीट टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्रीज, सब चीजों में बेसिकली, है ना। तो बताया गया एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल, एनर्जी किससे किससे जनरेट कर सकते हैं, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ईंधन। फ्यूल क्या होता है, ईंधन। बाइक चलती है पेट्रोल पड़ता है ना, फ्यूल है। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कन्वेंशनल सोर्स क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ये है जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, केक्स। कैटल डंग मतलब गोबर, गोबर के वो क्या, कंडे, सिंपल सी बात है, जो पशुओं के गोबर से कंडे बनते हैं वो। फिर कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और इलेक्ट्रिसिटी दोनों टाइप की, हाइडल और थर्मल दोनों, ये किस में है, नॉन कन्वेंशनल में। तो ये एमसीक्यूज में या एक पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पता होना चाहिए आपको। आपको अगर ये एग्जांपल्स पता होंगे तो भी आपको बहुत पता है। नॉन कन्वेंशनल में क्या है, सोर्स इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक, सिंपल सा इतना समझो कि जो कन्वेंशनल सोर्स है, आप ये सोचो नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या, सोलर, सोलर क्या कभी खत्म हो सकती है, नहीं खत्म हो पाएगी ना। नॉन कन्वेंशनल जो खत्म कभी एग्जॉस्टिबल है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है ये एग्जॉस्टिबल है, और ये नॉन एग्जॉस्टिबल कभी नहीं खत्म होंगे। विंड क्या कभी खत्म हो जाएगी, टाइडल क्या कभी जो समुद्र से ज्वार बनते हैं वो खत्म हो जाएंगे क्या। जियोथर्मल मतलब जो भूतापी है, बायोगैस और जो एटॉमिक एनर्जी है वो सब क्या खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो पाएगी। खत्म क्या हो सकता है, हमारा कोयला खत्म हो सकता है, आज 10 किलो लाए तो जो जितनी एनर्जी, जितना ट्रेन चलनी थी चल गई, फिर उसके बाद खत्म हो गई। पेट्रोलियम, 1 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डाला, 50 किलोमीटर चलेगी चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। पेट्रोलियम खत्म हो सकता है। नेचुरल गैस, घर पे होता है ना कि सीएनजी, और घर पे हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, सीएनजी कह रहे हैं, एलपीजी, सीएनजी तो हम लोग व्हीकल्स में डालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई दोनों टाइप की, हाइडल और थर्मल। हाइडल क्या है, जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के थ्रू डैम से जनरेट करवाते हैं ना, वो सब। आगे पढ़ना है हमें कोल के बारे में, सिंपल सी बात। हम्म सिंपल सी बात, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल सबसे, कोल का एक अपना अलग भौकाल है। कोल मतलब कोयला, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, अबेंडेंटली मतलब जो पर्याप्त मात्रा में पाया गया है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तब के जो फॉसिल फ्यूल्स जो बनते हैं, इट प्रोवाइड सस्टेनेबल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड्स। पहले के टाइम पे तो सब कोयले से ही गाड़ी वाड़ी सब चलती थी ना। तो कोल फील्ड्स में आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर है, नहीं बताया गया है। तो कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी होता है। और आपने पढ़ा होगा कोल के टाइप्स पढ़ाएंगे। कोल के टाइप्स में सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, सबसे जो घटिया होता है, सबसे बेकार वो होता है पीट। तो इनको ऐसे देना चाहिए था कि एंथ्रासाइट को सबसे ऊपर करते। तो एंथ्रासाइट याद कर लो, जो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोर, कोल सबसे अच्छा होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, बिटुमिनस, ठीक। बिटुमिनस सबसे ज्यादा यूज करने वाला कोल है, ठीक। फिर क्या है उसके बाद, लिग्नाइट है। लिग्नाइट के बाद में, अच्छा ये तो बताया नहीं गया, पीट के बारे में बताया नहीं गया है क्या। पीट भी होता है भैया, ठीक है। पीट जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। हम्म? और लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड। लिग्नाइट सबसे, सबसे नहीं, सबसे लो ग्रेड तो पीट है। कहाँ पाया जाता है, और ये लिग्नाइट क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु वाले रीजन पे, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ये सब चीजें आपको पढ़नी है, कहाँ पे किसका यूज होता है। बिटुमिनस का कॉमर्शियल यूज मतलब व्यापार के लिए खरीदने, अभी सर्दी में गया होगा ना, वो बिटुमिनस कोल है। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छे क्वालिटी का कौन सा है, एंथ्रासाइट। हम्म कहाँ पे पाया जाएगा, नेमली गोंडवाना रीजन। लिटिल ओवर 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, देख लीजिएगा कितने साल पहले की बात बताई गई है। एंड इन द टेरिटरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड, द मेजर रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल
आर लोकेटेड इन दामोदर वैली वेस्ट बंगाल। दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में एंथ्रासाइट के अवसाद जो वो हैं पाए जाते हैं। ये देखो अब इस पे बताया गया जाएगा कहाँ पे कोल फील्ड है, कहाँ पे कोल माइंस है। कोल फील्ड पूछने का कम चांस है, कोल माइन पूछने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो कुछ तो आपको याद ही रखनी है, जैसे बोकारो कहाँ पे, झारखंड। तलचर, तलचर कहाँ पे है, ये क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा में तलचर है। ठीक, फिर इसके बाद तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी ये कोल फील्ड, ये जो माकूम है ये आसाम में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोरबा, कोरबा इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, इतना आपको याद रखनी है। अच्छा, कोल फील्ड्स के बारे में, कोल फील्ड्स के बारे में आप जब देखोगे तो ये आपको रीजन शायद दिख रहा हो, थोड़ा बारीकी से देखिएगा कोल फील्ड्स के बारे में। ये जो है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन है, और ये जो रीजन है यहाँ पे कोल फील्ड पाई जा रही हैं, ये जो ये है। तो इनको आपको देखना है। ठीक है, बिना मैप के आप नहीं जा सकते हैं, इस चैप्टर से मैप आता है। ठीक, कोल फील्ड आपको याद रखनी है, झरिया, रानीगंज, रानीगंज। ठीक है, रानीगंज कहाँ पे, उड़ीसा में, और बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक, फिर इसके बाद ये देखो बताया भी गया है, झारखंड झरिया में, रानीगंज, और शिट यहाँ पे बोकारो आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड। बोकारो इम्पोर्टेंट फील्ड है। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। ठीक, इसके बाद पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। पेट्रोलियम जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग फ्यूल यूज करते हैं ना, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यूज फॉर फ्यूल इंडस्ट्री। ठीक, उसके बारे में बताया गया है। रॉ मटेरियल्स for a number of manufacturing industries, petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical textile के बारे में बताया गया है। पेट्रोलियम से इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं हाँ कि पहली पेट्रोलियम की फील्ड कहाँ पे, जो मेनली कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेट्रोलियम के लिए दो स्टेट्स, गुजरात और आसाम। ठीक, इन दो स्टेट्स को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बताया गया है कि नेचुरल गैस के बारे में बताया गया है। नेचुरल गैस मतलब जैसे कि क्लीन फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब है ना। तो बताया गया नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है ना, तब जो गैस निकलती है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस में आप देखोगे ना, नेचुरल गैस ही सीएनजी और पीएनजी, एलपीजी, ये सब वही है नेचुरल गैस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। सीएनजी से चलती हुई गाड़ी देखी, ऑटो ऑटो तो देखा होगा, तो सबके घर पे गैस पाइपलाइन पड़ रही है। इंडिया मेजर गैस रिजर्व आर फाउंड इन द, कहाँ पे बताया गया है मेजर गैस फाउंड रिजर्व, मेजर कहाँ पे है, फाउंड इन द मुंबई हाई एंड एलाइड वेस्टर्न कोर्ट्स विच आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड द कॉम्बे बेसिन along the east coast, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सच एज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडे वर्ल्ड। आज के टाइम पर जो भारत कहीं पे भी आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो उसके बिना कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है तो हम ये ले पा रहे हैं क्लास, इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्लास ना ले पाते। इलेक्ट्रिसिटी है तो आप क्लास देख पा रहे हो, और ना आप ना देख पाते। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है कि हाइडल पावर और थर्मल पावर के बताया गया है कि जो हाइडल पावर होती है वो रिन्यूएबल होती है, क्योंकि हाइडल पावर कैसे, हाइड्रो से, हाइड्रो क्या है, जल है ना, तो वो रिन्यूएबल है, जल को हम रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन थर्मल पावर क्या है, थर्मल पावर जैसे कि जो थर्मल को क्या कहते हैं, हीट, जैसे कि कोल से हो गया, ऑयल बेस्ड हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल में कंसीडर किए जाते हैं ना। तो देखो ये बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज, बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स इन हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब टर्बाइन के थ्रू जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तब वो मिलती है डैम एम में। एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच एज अ कोल, जब या तो कोल, पेट्रोलियम जो हम बर्न करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। तो जो नेचुरल गैस टर्बाइन में, टर्बाइन के थ्रू होती है, उसी से वो थर्मल पावर
इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि ये बताया गया है जब एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो फिर वो सेम रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। कहाँ पे? जैसे कि डैम आपने देखे होंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि इनसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। कभी सूखा पड़ जाएगा तो गांवों में पानी दे सकते हो आप, इनसे पानी को रोक सकते हो, कहीं पे बाढ़ आने से बचा सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। कहाँ कहाँ? भाखड़ा नागल, दामोदर वैली, और बस ये दो याद कर लो। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बस इतनी इतनी लाइनें याद कर लो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे होगा? कि जनरेटेड बाय फ्लोइंग वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर से होगा। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे होगा? जनरेटेड बाय कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और थर्मल जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। थर्मल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, सिंपल सी बात। ठीक। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में ये देखो, ये प्लांट्स, पावर प्लांट बेटा पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर सॉरी थर्मल पावर प्लांट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक। तो कुछ चीजें जब आप देखो, अपने यहाँ का भी है थर्मल पावर प्लांट, देखो दिख रहा है ना, पनकी। पनकी पावर प्लांट दिख गया आज हम लोगों को, कहीं ना कहीं तो है हम लोग, है ना। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कहाँ? कैगा, कैगा कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ठीक। और कलपक्कम, ये है कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये बस याद रखने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है। सबसे पहला है तारापुर। ठीक। थर्मल पावर प्लांट के बारे में याद रखना है। थर्मल पावर प्लांट कुछ तो हैं, जैसे बहुत आप पता है जब ये चीजें पढ़ोगे जब आप ये, कि सिंगरौली, सिंगरौली अब जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, सिंगरौली की माइंस भी यहाँ पे ही आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अमरकंटक तो भैया एमपी में है, कोरबा तो छत्तीसगढ़ में हमने पहले ही पढ़ा था, तो कोरबा से रिलेट कर लोगे आप हर एक चीज। ठीक है। रिहंद, तलचर कहाँ पढ़ा था? उड़ीसा में। ठीक। नासिक, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक। हम्म ये मैप इंपॉर्टेंट है, मैप सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम लोग, जो एग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही मतलब कि जो एग्जॉस्टेबल नहीं है, जो थकती नहीं है, या तो जैसे कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि आप देख लो विंड एनर्जी, विंड एनर्जी आप देखोगे तमिलनाडु में हवा से एनर्जी बना रहे हैं, है ना। जैसलमेर, नागरकोल, ये सारे रीजन है। और बायोगैस से, जैसे गोबर गैस के प्लांट लगे होते हैं, कहीं ना कहीं तो बताया गया होगा गोबर गैस। ये देखो विंड मिल है, इससे क्या करेंगे? नागरकोल, ये जो तमिलनाडु में है। ठीक है। तमिलनाडु में कहाँ पे है? नागरकोल है एक जगह। ठीक है। बायोगैस, बायोगैस क्या है? जैसे बायोगैस से भी एनर्जी करेंगे। मैन्योर, मैन्योर क्या होता है? जो नेचुरल खाद है। फर्टिलाइजर जो आर्टिफिशियल है। ये देखो बायोगैस प्लांट है, गांवों में होती है, लिखा हुआ है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्री मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड काउ डंग केक्स। ठीक। तो ये सब चीजें आपके में बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंजर्वेशन क्यों करना है एनर्जी रिसोर्सेज का। हर अलग अलग सेक्टर के बारे में बताया। अच्छा देखो कि टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी में भी बात कर लो कि सबसे ज्यादा गल्फ ऑफ खंबात की बात करी गई है। गल्फ ऑफ खंबात कहीं पे तो होएगा। टाइडल एनर्जी मतलब जब ओशियन के टाइड्स होते हैं ना, समुद्र में जो जल धाराएं होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड इनटू द गेट इज क्लोज्ड। फिर हम लोग उससे एनर्जी को वाया अ पाइप एंड दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जेनेटिक टरबाइन, टरबाइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? जब बहुत एक धार सी आएगी, एक वो नहीं होता है कि बहुत समुद्र की वेव आती है, वेव को हम लोग कैप्चर कर लेंगे, फिर उसको क्या पाइप के थ्रू हम लोग कैरी करके
पावर जनरेट कर लेते हैं टरबाइन के थ्रू। सिंपल सी बात, कहाँ पे है? द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। वेस्टर्न कोस्ट गंगेटिक डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताया गया है। अच्छा, जियोथर्मल जो जो धरती के अंदर जो गर्मी है ना, उसके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसको हम लोग जियोथर्मल कहते हैं। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। जियोथर्मल एनर्जी देखो लिखा भी हुआ है, जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक, ये बताया गया है। और यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, कुछ अगर गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। ठीक है, गलती सबसे हो सकती है। हो सकता है कि अगर हम पीपीटी बना के लाते तो थोड़ा प्लान करके आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम कम है तो मैंने सोचा कि अभी ऐसे ही करते हैं प्लान। तो ठीक, तो कुछ अगर छूट गया हो, अगर आपको ज़्यादा, मैंने मेजर टॉपिक्स को सबको आपको 1 घंटे में गो थ्रू कराने का काम किया है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, समझ में आया होगा वैसे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट में सजेशन बता सकते हैं कि कैसे आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप और हम, आपकी ही इम्प्रूवमेंट से मेरी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा हम में अंतर नहीं है, हम में और आप में, है ना। जैसे आप जो भी अपना कमेंट में आप सजेशन, आप लोग कमेंट में अपना जो भी एडवाइस है उसको साझा जरूर किया करिए। ठीक है, एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के माता पिता खुश रहें, सभी के घर में समृद्धि बनी रहे। जय हिंद।